आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स जो रहते हैं वो किस प्रकार से अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो अपना जो पोषण है यानी कि अपनी ग्रोथ के लिए वो खाना कहाँ से लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग तो, या इवन एनिमल्स की बात करें तो वो तो घास फूस या दूसरे जानवरों का शिकार कर कर खा कर उसको अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं, न्यूट्रिशन पैदा करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो यहाँ हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब आप जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, वो भी लिविंग बींग्स ही हैं। तो ये अपने जीने के लिए इनको कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं इनके जीवन के अंदर, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है। इसी की वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। अगर देखिए न्यूट्रिशन इनको नहीं मिले, या रिस्पायर नहीं करें, सांस नहीं लें, या ये ग्रो ना करें, या फिर रिप्रोड्यूस ना करें, तो इनका जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ सकता है। टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है, और लाइफ प्रोसेसेस जो हैं इनको पूरा करने के लिए हर रोज़ जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एनर्जी भी चाहिए। द फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है इनको? फूड से, जो खाना खाते हैं उनसे। We already know about the various components of food like proteins, carbohydrate, vitamins, fats and minerals। हमें पता है कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन ये सब जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, यानी कि हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन सब को हम मिला के बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, ग्रो, रिपेयर damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life processes। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा, ये सब जो हैं ये हमको ज़रूरत है इन सब की, ताकि हम अपनी बॉडीज़ को बिल्डअप कर सकें, ताकि हम ग्रो कर सकें, ताकि हम रिपेयर कर सकें डैमेज पार्ट्स को, और इवन एनर्जी जो है वो हम पा सकें किसके लिए? लाइफ प्रोसेसेस के लिए। जो ऊपर हमने देखा, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इवन ग्रोथ ऑल्सो, ये सब चीज़ें हम परफॉर्म कर सकें, ये सब लाइफ प्रोसेसेस, इसके लिए हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं ये सब फूड आइटम्स। न्यूट्रिशन क्या है, अभी उसकी एक और बात देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन कौन सा प्रोसेस है? अब न्यूट्रिशन जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के बाद हमारे मन में जो पहला क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रिशन को हम एक्सप्लेन कैसे करें। तो न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पूरी जो सेंटेंस दो यहाँ पर दिए गए ये याद करने पड़ेंगे। न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि खाना खाना और उसके साथ साथ उसका डाइजेशन होना, उसमें से जो सप्लीमेंट्स हैं यानी कि जो उसके अंदर जो मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन है वो उसको एब्जॉर्ब करना, और फिर उसको बॉडी के अलग अलग जो प्रोसेस हैं उसके लिए यूज़ करना, यूटिलाइज करना, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। Like us, plants also need nutrients to survive. In this chapter, we will study about nutrition in plants. तो हमारी तरह प्लांट्स को भी सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम ऐसे ही प्लांट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो न्यूट्रिशन के साधन हैं उनके पास। तो पहला देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो हैं वो दो तरह के मोड्स पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये टॉपिक्स आपको आने वाली क्लासेस में भी काफ़ी ज़रूरी रहेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले जानते हैं। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। दस ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism makes its own food from simple substances like carbon dioxide, water and minerals present in the surroundings is called autotrophic nutrition. Organisms having autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। तो ये जो इतना पार्ट है ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बताया क्या गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसे प्राणी जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं?
वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो सिंपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को सिंपली, कि आपको पता है कि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते, यानी कि हम डिपेंडेंट हैं दूसरी चीज़ों पे। यानी कि अगर खाना बनाना, यहाँ पर खाना बनाने की बात नहीं है कि आप खाना किचन में मम्मी बनाती है, वो नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है कि खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम गेहूँ आटा जो यूज़ करते हैं, वो गेहूँ जो है वो फसलें खेतों में उगती हैं। अगर गेहूँ नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे? वैसी सब्जियां जो है वो भी खेत में उगती हैं, अगर वो नहीं मिलेंगी तो हम क्या खाएंगे? तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो मेन एग्जांपल है वो वही है प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स को कभी आपने देखा है कि खेत में से वो गाजर मूली उखाड़ के खा रहा है, या फिर प्लांट्स अपना खाना पका के खा रहे हैं, या प्लांट्स जो है प्लांट्स को कभी आपने कुछ खिलाया है? नहीं। तो ये जो प्लांट्स हैं दे शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, साथ में वाटर का उपयोग करते हैं, और साथ में मिनरल्स जो कि उनको सॉइल से मिलते हैं, सॉइल में से वो रूट्स के द्वारा कैप्चर करते हैं। इन सब की मदद से वो अपना खाना खुद के लिए बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। All the green plants and some bacteria prepare their own food by autotrophic mode of nutrition, thus they are called autotrophs। अब ऐसे कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स के अलावा, तो इन सब को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोप मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो दूसरों से मिलता है, जो कि ऐसा न्यूट्रिशन जो हमें दूसरों से मिलता है, उसको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस बट ऑब्टेन्स रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Organisms having heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Animals and non-green plants have heterotrophic mode of nutrition and they are called heterotrophs. अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक, इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरों से रेडीमेड फूड लेते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसीलिए इनको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। और ऐसे प्राणी जो दूसरों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खाना लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो खाना लेते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं कुछ ऐसे, जो कि एनिमल्स तो सारे ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि हेटरोट्रॉप्स हैं, लेकिन कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर पिक्चर में बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए सन की जो लाइट है, सनलाइट जब वो पत्तों पे गिरती है, और इवन एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी जब अंदर जाती है प्लांट्स के द्वारा, और पत्तों के ऊपर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, पत्ते जो हरे रंग के होते हैं, वो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। तो ये क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग वाटर एंड मिनरल्स जो है वो जो जड़ों से लेते हैं, ये सब मिलकर जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस इसी के द्वारा परफॉर्म करते हैं। इसके बदले में इससे इनको एनर्जी मिलती है और बदले में ऑक्सीजन हमें देते हैं। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय चार्ल्स रीड बार्न्स इन 1893। ये जो टर्म है फोटोसिंथेसिस शब्द हमको चार्ल्स रीड बार्न्स ने दी है 1893 में। इसका जो पूरा वर्ड है उसको कैसे यूनाइट किया गया? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। अब फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस करने का मतलब होता है बिल्ड करना, बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग बाय लाइट, यानी कि कोई भी चीज़ बनाना किसकी मदद से? लाइट की मदद से। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टाइनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमारे जो पत्ते रहते हैं पौधों के, उन पत्तों के अंदर ग्रीन कलर की बॉडीज होती हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नामक एक ग्रीन पिगमेंट होता है। द क्लोरोफिल यूजेज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो क्लोरोफिल है ये सोलर एनर्जी, सनलाइट को यूज़ करके अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से खाना बनाते हैं। के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 6CO2 लिखा गया इसको।
कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर जो कि सॉइल से लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ें मिलकर, क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब मिलकर ग्लूकोज और साथ में हमको ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें बनाते हैं। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जिसके द्वारा हमको ऑक्सीजन भी मिलती है और ग्लूकोज के रूप में फूड जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना भी बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपको पूरा याद रखना पड़ेगा ताकि आप आने वाली क्लासेस में भी इसको आसानी से समझ सकें। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा जो है ये इसका एक डेफिनेशन हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस की, तो आपको उसमें ये पूरा कुछ लिखना होगा डेफिनेशन में। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे याद होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। नथिंग टू वरी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो इक्वेशन है ये याद कर लेनी है और फिर इसी इक्वेशन को इंग्लिश में अपने हिसाब से इसको जोड़ के लिखना है। देखिए, when carbon dioxide combined with water in the presence of sunlight and chlorophyll that is present in the green leaves, this process is called photosynthesis। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ में ग्लूकोज पैदा होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन के द्वारा हमने इसको देख लिया ऑलरेडी। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। यहाँ पर जो खाना बनाया गया है ग्रीन लीव्स के द्वारा वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाया गया है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। This glucose synthesized in the leaves is then transported to the different parts of the plant as sucrose by the phloem। अब ये जो फ्लोएम है, यहाँ पर दो कंडक्टिंग टिश्यूज़ का नाम आपको बताऊंगा, वो होते हैं, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो फ्लोएम जो है ये दो कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि ये वो टिश्यूज़ हैं जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर वाटर और इवन अदर जो एनर्जी फूड आइटम्स जो हैं वो सब पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ऑक्सीजन का और फूड मटेरियल का, उसी प्रकार से जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर फ्लोएम नामक जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो ग्लूकोज जो कि यहाँ पर एनर्जी पैदा की गई, ग्लूकोज जो कि खाना बनाया गया प्लांट्स के द्वारा, उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। और जो जितना ज़रूरत होती है उतना तो फ्लोएम के द्वारा आगे पहुंचा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज जो कि एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो एक्स्ट्रा बचता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टार्च जो है ये पत्तों में और प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी स्टोर किया जाता है। Scientists in France have transformed the chemical energy generated by photosynthesis into electrical energy by developing a novel biofuel cell. This offers a new strategy to convert solar energy into electrical energy in an environment-friendly and renewable manner. In addition, the biofuel cell could have important medical applications also. अब फ्रांस के साइंटिस्ट के बारे में बताया गया कि फ्रांस के अंदर जो केमिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो केमिकल एनर्जी पैदा की जाती है, उस एनर्जी को उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की गई है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और इसको बनाने के लिए जो सेल बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड बायोफ्यूल सेल। अब इससे हमारे लिए एक नई दुनिया का एक तरह से कहीं द्वार खुल गया है, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ तो कर सकते हैं, घरों में भी हम लोग बिजली भी बनाते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और वो इको फ्रेंडली भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें जाएँ बायोफ्यूल सेल की बात करें तो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में हम एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, सोलर एनर्जी को, और इसके साथ साथ ये रिन्यूएबल भी है, और दूसरा इसका मेडिकल एप्लीकेशन भी हमारे सामने जल्द ही आ जाएगा, यानी कि मेडिसिन में भी इसका उपयोग हो सकता है, मेडिकल लाइन में भी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की कुछ रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। The materials required by plants for photosynthesis are water, minerals, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight। पहले हम बात करेंगे water and minerals की। Water and minerals are absorbed by the roots of the plants from the soil through the process of osmosis। पानी और मिनरल ये दो ज़रूरतें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये दोनों जो हैं ये रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम सॉइल। सॉइल से लिया जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा। Water and minerals are transported to the leaves and other parts of the plant by xylem vessels, which runs like pipes throughout the root, stem and
branches and leaves. They form a continuous path and passage for the water minerals to reach the leaves. अब इसमें मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारा प्लांट रहता है, समझो कि हमारा पेड़ है और इसका जो लोअर पार्ट यानी कि ये है जो सॉइल के नीचे है, ये है हमारी रूट्स। तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, ये नीचे हमारा रूट्स के नीचे वाटर भी होगा क्योंकि सॉइल के नीचे वाटर भी रहता है। अब वाटर जो है क्या होता है कि सॉइल के अंदर जब प्रेशर कम हो रूट्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है जब पानी ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से हाई प्रेशर होने की वजह पानी जो है रूट्स में एंटर करता है और ये पानी आगे पहुँचा दिया जाता है बाय द कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको हम जाइलम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे पीछे बात की। अब जाइलम क्या करता है, वो एक ट्यूब की तरह यहाँ से सॉइल्स जो ये रूट्स हैं, रूट्स को हर एक पार्ट जो है प्लांट का वहाँ से कनेक्ट करता है। तो इसके द्वारा जो पानी है वो सीधा ऊपर पहुँच जाता है बाय द जाइलम टिश्यू। अब वैसे ही जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, वो पत्तों के द्वारा बनाई गई जो खाना होता है, जो एनर्जी, जो ग्लूकोज बनाया जाता है, उसको ऊपर से यानी कि वो पत्तों के द्वारा बनाया जाता है, उसको फिर पूरे प्लांट के अंदर, पूरे ट्री के अंदर वो कंडक्ट करता है। इसको फ्लोएम कहा जाता है। फ्लोएम जो है वो खाना, हम कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा, उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इससे पहले ये टेबल देख लेते हैं। द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में कोई भी झिल्ली, एक छन्नी बोल सकते हो आप, जिससे आप चाय वगैरह छानते हो, ऐसी एक छन्नी होती है नेचुरल, जो कि सेमी परमेबल कही जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से हर एक चीज़ पास नहीं हो सकती है, सेमी यानी कि आधी चीज़ें, कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर वाटर कंसंट्रेशन यानी कि ऊंचाई से निचाई की तरफ बहता है पानी, आपको पता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक जो पानी का जो बहाव रहता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे पेड़ पौधों की जड़ों में होता है। इसी कारण से जो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो सॉइल से रूट्स के द्वारा प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब वाटर पास होता है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ये टेबल भी आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इवन व्हाट इज ऑस्मोसिस, भी यहीं से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए। टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब पत्ते जो रहते हैं उनके अंदर छोटी छोटी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं जिसको, ओपनिंग्स होती हैं, वो पत्तों के अंदर होती हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा है यानी कि वो पोर्स जो हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, और उन स्टोमेटा पोर्स को गार्ड सेल्स के द्वारा कवर किया जाता है। गार्ड सेल्स जो हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की, उसको कंट्रोल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस पिक्चर को देख के आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो स्टोमेटा आप देख रहे हैं, दिस इज ओपन स्टोमेटा। ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ पर, इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है। और ये जो आप साइड में ये जो दो देख रहे हैं, ये दीज आर द गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स जो होते हैं, जब ये वाटर कंज्यूम करके ये फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, जब इनके अंदर पानी जाता है तो फूलने की वजह से स्टोमेटा खुल जाता है और उस समय इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है। लेकिन जब ये सिकुड़ जाते हैं तो ये इस प्रकार से सिकुड़ने की वजह से ये ओपनिंग जो है बंद हो जाती है और ये आपका गार्ड सेल है दोनों। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके अंदर पहुंचती है। अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि सेल ऑर्गेनेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। तो पत्ते जो हैं पेड़ के वो हरे होते हैं इसी कारण से, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल जो है हरे प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो क्लोरोफिल है क्या करती है,
ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फॉर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी जो कि क्लोरोफिल ने ट्रैप कर ली अपने अंदर, जिसको अपने अंदर उन्होंने ट्रैप करके रखा है, इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बिल्ड करने के लिए, चेंज करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस के अंदर इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है along with carbon dioxide and water. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant like green stem and green branches. अब सिर्फ पत्तों के अंदर ही फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के सिर्फ पत्तों में ही नहीं, जो इसके ग्रीन स्टेम होती है, यानी कि कोई भी पार्ट जो कि ग्रीन कलर का हो, भले वो ग्रीन स्टेम है या ग्रीन ब्रांचेस है, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। For example, in desert plants like cactus, the leaves are modified into spines to reduce water loss by transpiration. These plants have thick and fleshy green stems which carry out the process of photosynthesis to make their food. अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि वैसे तो आपको पता है पौधे जो हैं उनके पत्ते ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन हम बात करें अगर डेजर्ट प्लांट्स की, जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस की बात की जाए, तो कैक्टस होता है वो कैसा होता है, उसके ऊपर पत्ते होते ही नहीं हैं। तो कैक्टस कैसा होता है आपको पता है, कैक्टस के ऊपर पत्ते ना होने की वजह से इसके ऊपर जो पत्ते होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके, यानी कि वाटर लॉस को कम किया जा सके। तो उसके अंदर पत्ते नहीं है तो फिर वो खाना कहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर ये जो पूरी स्टेम होती है, ये पूरी स्टेम ही, ये पूरा ही ग्रीन कलर का होता है। इसलिए ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो पूरे प्लांट के अंदर यानी कि स्टेम के अंदर ही होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। टिल देन गुड बाय।